हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजे क्लासेस में। और मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। और हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस का पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में। और आज हम उसी के बारे में रिवीजन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जल्दी से जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उन लिंक पर क्लिक कीजिए और वो वीडियोस देखिए। अगर आपको मेरी वो वीडियोस हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ उन्हें लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, रिवीजन ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, हमारे किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी चैप्टर का या किसी भी टॉपिक का रिवीजन करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कितना हमें वो टॉपिक समझ में आ गया था और क्या कमी रह गई थी हमारे उस टॉपिक को जानने में या समझने में। और जो भी अगर कमी रह गई होती है उस टॉपिक में समझने में, या कोई टॉपिक हमारा छूट गया होता है, तो जब हम रिवीजन करते हैं तो वो सभी टॉपिक उसमें कवर हो जाते हैं। इसलिए रिवीजन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए, जो हमारे एग्ज़ाम्स में हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम करते हैं रिवीजन, हम जितना भी पढ़ चुके हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे रिवीजन में डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन के बारे में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में। देखिए, हम इन सभी टॉपिक्स को डीपली पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, जिन सभी वीडियोस का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उन लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम जब इनके रिवीजन करेंगे तो हम इसे जल्दी जल्दी थोड़ा छोटा छोटा पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे, ताकि हमारा हर एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए और हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने दी है, पर हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हम इस एम से करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि हमारे जो भी गोल्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे मैनेजमेंट के, हम उनको अचीव कर सके इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। इस डेफिनेशन में हमने बेसिकली 3 टर्म्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, जो थी हमारी प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब देखिए, प्रोसेस का मतलब होता है डूइंग एवरीथिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस और इन एन ऑर्डर, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे एक प्रॉपर ऑर्डर में करें, एक प्रॉपर सीक्वेंस में करें। ऐसे नहीं कि हम कोई काम कभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट में हम जब भी कोई भी काम कर रहे हैं उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस बना के, एक ऑर्डर में हमें हर एक टास्क को, हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए। तो इसलिए हमारे मैनेजमेंट में और हमारी डेली लाइफ दोनों में हमें हर एक काम, हर एक टास्क और हर एक एक्टिविटी को एक प्रॉपर प्रोसेस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट टर्म थी हमारी इफेक्टिवली का मतलब होता है कंप्लीट ऑल वर्क ऑन और बिफोर टाइम, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको हम डिले करके करें या जो टाइम पीरियड हमें दिया गया है उसके बाद करें। नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो हम काम कंप्लीट कर रहे हैं
वो हम इफ़ेक्टिवली कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, वो बस हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने काम को, अपनी एक्टिविटी को, अपनी जो भी हमारी टास्क है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने काम को टाइम पे या फिर टाइम से पहले ही कंप्लीट कर दें। और इससे हमें हेल्पफुल रहता है कि हमारे जो भी गोल्स हैं हम उनको अच्छे तरीके से अचीव कर लें। नेक्स्ट टर्म हमारी इसमें थी एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है यूज़ रिसोर्सेज इन बेस्ट मैनर विदाउट वेस्टेज एंड कंप्लीट ऑल द वर्क और एक्टिविटीज़ इन मिनिमम कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई काम दिया गया है, कोई एक्टिविटी दी गई है, तो उसको हम इस तरीके से कंप्लीट करें कि हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम किसी भी तरीके से वेस्ट ना करें, और जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारा जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो मिनिमम से मिनिमम आए। ऐसा नहीं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो उसमें हम बहुत सारी अपनी कॉस्ट खर्च कर दें, बहुत सारा एक्सपेंस कर दें, तब हम नहीं कहेंगे कि हमने वो काम एफिशिएंटली किया है। हमारा वो काम एफिशिएंटली तभी माना जाएगा जब हम अपनी रिसोर्सेज को, जितनी भी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है, उनको बेस्ट मैनर में यूज़ करें, बिना किसी रिसोर्स को वेस्ट किए हुए, और मिनिमम कॉस्ट में उसको अच्छे तरीके से काम को कंप्लीट करें। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पहला, प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि हमें जो भी काम करना है वो एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में करना है। उसके बाद हमने देखा इफ़ेक्टिवली में हमने देखा कि जो भी काम हमें कंप्लीट करना है वो या तो टाइम पे करना है या टाइम से पहले कंप्लीट करना है। और तीसरा था हमारा एफिशिएंटली, कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम बेस्ट तरीके से यूज़ करें, किसी भी रिसोर्स को वेस्ट ना करें, और हम मिनिमम कॉस्ट में अपना हर एक टास्क, हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट कर लें। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारा पहला पॉइंट आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी मैनेजमेंट होती है, वो अपने गोल सेट करती है, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है, जिसे अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन और उसके पूरे एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ मिलकर काम करते हैं, ताकि वो अपने जो भी गोल्स एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है कि देखिए, अब हमारे मैनेजमेंट में कोई एक पर्सन तो काम नहीं करता, बहुत सारे लोग काम करते हैं, और जब बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। इसलिए हमारे मैनेजमेंट में भी कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, कि वो एक ग्रुप बना के बहुत सारे लोगों के साथ काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ग्रुप एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट होता है इंटेंजिबल फोर्स। अब देखिए, अगर हम किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या वो हम कहेंगे कि वो टेंजिबल है? क्या हम प्लान्स को टच करके देख सकते हैं? नहीं, पर हम महसूस कर सकते हैं। कैसे? ताकि जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट किए थे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए, उससे हमें ग्रोथ हुई हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो अचीवमेंट हमें हुई हम उसको महसूस कर सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होती है, जिसे आप छू नहीं सकते, उसको आप महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब हमारा होता है कि अगर कोई भी चीज़ है तो वो हर एक चीज़ में अवेलेबल होगी, हर एक चीज़ में एप्लीकेबल होगी। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी हमारा सभी चीज़ों में अवेलेबल होता है और सभी चीज़ों में एप्लीकेबल भी होता है। देखिए, अब हमारा मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ बिज़नेस जो होते हैं या कहीं तो लार्ज बिजनेस होते हैं, सिर्फ उन्हीं में इम्पॉर्टेंट होता है, उन्हीं में अवेलेबल होता है। मैनेजमेंट हमारा चाहे कोई छोटा बिजनेस है, चाहे कोई स्कूल है, चाहे कोई जिम है या कोई क्लब है, हर तरीके के बिजनेस में
हमारा अवेलेबल होता है और यूज़फुल होता है, और मैनेजमेंट के बेस पे हम अपने बिजनेस को, अपने स्कूल को रन कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक ऑल परवेसिव होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि हमारे जो मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे लेवल्स, बहुत सारी चीज़ें डिवाइडेड होती हैं, और उन सभी को मिला के हमारा एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसमें सभी लोग काम करते हैं मिल के, ताकि वो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उन्हें अचीव कर पाए। इसलिए कहा जाता है कि एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारा कोई भी काम जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अब देखिए, हमारा मैनेजमेंट बहुत सारी प्लानिंग करता है और बहुत सारे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, और जब वो अपना एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है, फिर वो अपने नए ऑब्जेक्टिव्स बनाता है और उन सभी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करता है ताकि वो अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सके। और इसी तरीके से एक सर्कल की तरह, एक कंटिन्यूटी की तरह हमारा मैनेजमेंट काम करता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट हमारा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है डायनेमिक इन नेचर। अब देखिए, हमारी जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो भी इन्वायरमेंट है वो रैपिडली चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि हमारा जो इन्वायरमेंट है या हमारी कोई टेक्नोलॉजी है वो रिजिड हो जाए। हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, और हमारा मैनेजमेंट उसी चेंजेस को अडॉप्ट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारे एम्प्लॉयज़ को भी हेल्प देता है कि वो उन चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर सकें और उन्हीं के साथ वो काम कर सकें। इसीलिए वो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट बनाता है और डायनेमिक इन नेचर होता है। इसीलिए हमारा मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में। ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। पहला था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा था हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सेट करती है, जैसे कि क्या उसके टारगेट होंगे, क्या वो प्लान्स बनाएगी कि उसके इतनी सेल्स पर ईयर हो, या इतनी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए इतने साल में या इतने टाइम पीरियड में। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के लिए सेट करती है उनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? देखिए, सोशल वर्ड से ही पता लगता है कि ये एक सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई काम है। अब सोशल एक्टिविटी हम किसके लिए करते हैं? हमारी सोसाइटी के लिए। तो जो भी काम हम अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए करते हैं या अपनी जो इन्वायरमेंट है हमारा उसके लिए करते हैं कि हम उसको जैसे कि पॉल्यूट ना करें या किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचाएं, वो सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव आते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की और उसके एम्प्लॉयज़ की ये ड्यूटी होती है कि वो किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचाए हमारी सोसाइटी को, हमारे इन्वायरमेंट को, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ अपने खुद के लिए सेट करके रखते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉय है, वो चाहता है कि उसका प्रमोशन हो, तो उसके लिए कितना हार्ड वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, ये उस एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड होता है। ये उसका खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको अपनी पर्सनालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या कौन सा लेवल का उसको प्रमोशन चाहिए, कितने टाइम के लिए वो काम करेगा। ये सब उसके खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो काम करता है। तो ये थे हमारे 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाती है। नेक्स्ट था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हमारे वो होते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी जो कंट्री होती है उसके लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बनाए जाते हैं कि किसी भी तरीके का हार्म उन्हें ना पहुंचाया जाए। नेक्स्ट हमारा था इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ अपने लिए बनाते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, हमने फीचर्स जान लिए कि हमारे मैनेजमेंट के क्या फ़ीचर्स होते हैं, किस तरीके से वो हमारा मैनेजमेंट काम करता है। हमने ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए अपनी मैनेजमेंट के कि क्या उद्देश्य होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, किस बेस पे किस पर्पस के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब हम जानते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट होता है हमारा मैनेजमेंट हमारे बिजनेस के लिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किस तरीके से हेल्पफुल होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखिए, हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो हमारे जो ग्रुप गोल्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब ग्रुप्स बना के इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। और मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है, हमारे एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी ग्रुप गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर पाए। नेक्स्ट, वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा, हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें आप चेंजेस इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं और वही चेंजेस आपको हेल्प करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, ताकि आप चेंजेस को इजीली अडॉप्ट करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डे बाय डे ग्रो करें और जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं उनको भी आप अडॉप्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे से ग्रोथ करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट पहुंचाए। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें और इसी तरीके से वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की जो भी एफिशिएंसी होती है काम करने की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी होती है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें प्रमोशन कितना चाहिए या नेक्स्ट ईयर तक उन्हें सैलरी कितनी चाहिए, कौन सी पोजीशन पे वो खुद को देखना चाहते हैं, ये सब हमारा मैनेजमेंट में हमारे एम्प्लॉयज़ खुद डिसाइड करते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। तो मैनेजमेंट हमारे एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं उनको अचीव कर सके। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में से हमारा मतलब होता है कि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो सोसाइटी है, उसकी डेवलपमेंट करने में भी मैनेजमेंट हमें हेल्पफुल करता है। किस तरीके से हेल्पफुल करता है? देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती है हमारी कंट्री में, बहुत सारी डोनेशंस भी देती हैं। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो भारी भारी डोनेशंस देती हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इस तरीके से वो हमारी जो सोसाइटी है उसकी डेवलपमेंट करता है, हमारी जो कंट्री है उसको उसका लिविंग स्टैंडर्ड रेज़ करता है, उसके लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है, डोनेशंस देते हैं और इस तरीके से वो हमारा हेल्पफुल होता है कि हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हम अपनी रिसोर्सेज जो भी हमारी अवेलेबल है उनको बेस्ट तरीके से बिना किसी रिसोर्स को वेस्ट किए हुए यूज़ करें, वो भी मिनिमम कॉस्ट में। तो हमारा मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनका कर सकें, उनको बेस्ट मैनर में यूज़ कर सकें और बिना किसी रिसोर्स को वेस्ट किए हुए मिनिमम कॉस्ट में अपने टास्क, अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकें। ये थी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल और तीसरा लोअर लेवल। देखिए, जो टॉप लेवल होता है उसमें हमारे आते हैं जितने भी कंपनी के टॉप मैनेजर्स होते हैं, टॉप डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स,
वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जिनका काम होता है कि वो जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं या रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सब फ्रेम करें और अपनी कंपनी के गोल्स बनाएं, अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। नेक्स्ट हमारा आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स और फंक्शनल मैनेजर्स। देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट के जो भी हेड्स होते हैं, जो भी मैनेजर्स होते हैं, वो सभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, जिनका काम होता है कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक बनाए रखें और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकें, कि टॉप लेवल से उन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो लोअर लेवल तक पहुंचाएं सही तरीके से, सही मैनर में। और उनका ये भी काम होता है कि वो लोअर लेवल को इंस्ट्रक्ट करते रहें कि क्या उनका काम है, और सभी जानकारी, सभी इन्फॉर्मेशन भी लेते रहें कि जो भी काम उन्हें दिया गया है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, क्या वो सही टाइम पे कर रहे हैं। तो ये सब काम हमारा करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल में हमारे आते हैं जो भी हमारे सुपरवाइज़र्स होते हैं, जो भी हमारे फोरमैन्स होते हैं, हमारे जो भी वर्कर्स होते हैं, उनके बहुत सारे जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके सुपरवाइज़र्स होते हैं, जो ये देखते हैं कि जो वर्कर्स है कंपनी के, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का अगर हमारे टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में और हमारे वर्कर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको भी रिसॉल्व करने का काम हमारा ये सुपरवाइज़र्स ही करते हैं, फोरमैन्स ही करते हैं। तो ये था हमारा 3 लेवल जो थे हमारे टॉप लेवल, जिसमें हमारे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओज, मैनेजिंग डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। और फिर था हमारा मिडिल लेवल जिसमें हमारे आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, फंक्शनल मैनेजर्स और हमारे जितने भी मैनेजर्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के वो। और नेक्स्ट हमारा आता है इसमें लोअर लेवल जिसमें हमारे आते हैं सुपरवाइज़र्स, हमारे फोरमैन्स, और ये सब हमारे आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। और ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन और लिंक बनाए रखते हैं ताकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उन्हें इजीली अचीव कर पाएँ, उनको गोल्स जो भी बनाए गए हैं उनको अचीव कर पाएँ। ये थे हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, कि हमारा जो मैनेजमेंट है क्या वो साइंस है या फिर वो आर्ट है या प्रोफेशन है, या अगर साइंस है तो कितना है, आर्ट है तो कितना है, प्रोफेशन है तो कितना है। इसके बारे में हमने बहुत ही डीपली पढ़ा था, जिस वीडियो का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आप इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो। चलिए अब हम चलते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। पहला पॉइंट इसमें हमारा है कि मैनेजमेंट इज़ अ सॉफ्ट साइंस और इज़ इन एग्जैक्ट साइंस। देखिए हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो प्रॉपर साइंस नहीं होता या कहीं तो प्योर साइंस नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो भी लॉज और प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के होते हैं वो इतने रिजिड नहीं होते हैं जितने हमारे साइंस के होते हैं। जैसे कि साइंस में हमारा लॉ है, ग्रेविटी का लॉ है, वो फिक्स है, वो कहीं भी आप चले जाइए वो चेंज नहीं होता है। बट हमारे जो मैनेजमेंट का लॉ है वो टाइम टू टाइम समटाइम्स चेंज हो जाता है या किसी चीज़ पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है कभी कभी। तो इसीलिए हमारे मैनेजमेंट के जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो उतने रिजिड नहीं हैं जितने हमारे साइंस के हैं। तो इसीलिए हमारा कहा जाता है कि मैनेजमेंट हमारा सॉफ्ट साइंस है या फिर कहें तो इनएग्जैक्ट साइंस है, प्योर साइंस नहीं माना जाता। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है मैनेजमेंट इज़ एन एग्जैक्ट आर्ट। मैनेजमेंट हमारा जो होता है वो एग्जैक्ट आर्ट होता है। अब देखिए हमारे आर्ट में भी हमें बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे स्किल्स की नीड होती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी हमारे को बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे स्किल्स की नीड होती है। आर्ट में हमारा जो भी हम काम करते हैं वो एक
पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। उसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट में भी सब अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं और सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसीलिए हमारा मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट आर्ट होता है और इस हमारा मैनेजमेंट आर्ट के सभी फीचर्स को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। अब देखिए हमारा जो प्रोफेशन होता है उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मैनेजमेंट में नहीं होती हैं। इसीलिए हमारे कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज़ नॉट प्रॉपर प्रोफेशन, इट नीड्स डेवलपमेंट टू बी एन एग्जैक्ट प्रोफेशन। क्योंकि मैनेजमेंट में हमारा हम कभी भी एंट्री और एग्ज़िट ले सकते हैं, पर प्रोफेशन में ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी प्रोफेशन में तभी जा सकते हैं जब हमारे पास उसकी प्रॉपर डिग्री हो या हमारे पास प्रॉपर नॉलेज हो। अब देखिए अगर मैं अपने आप को लॉयर बनाना चाहती हूँ, लॉयर के प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास लॉ की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। पर मैनेजमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर मुझे किसी को सेल्स मैनेजर बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई डिग्री हो तो ही मैं उसको मैनेजर बनाऊँ, जबकि प्रोफेशन में ऐसा होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरीके से प्रोफेशन के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे मैनेजमेंट में नहीं होती। इसीलिए हमारे जो मैनेजमेंट होता है उसको थोड़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है अगर उसको प्रॉपर प्रोफेशन बनना है तो। जबकि हमारा जो प्रोफेशन होता है वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट में नहीं है। तो हमारे मैनेजमेंट को डेवलपमेंट की ज़रूरत है और इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक प्रॉपर प्रोफेशन नहीं है। ये था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम बेसिकली 5 फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला फंक्शन हमारा होता है प्लानिंग, दूसरा फंक्शन हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा फंक्शन हमारा होता है स्टाफिंग, चौथा फंक्शन हमारा होता है डायरेक्टिंग और पांचवा फंक्शन हमारा होता है कंट्रोलिंग। ये सभी फंक्शंस हमें एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में परफॉर्म करने होता है। पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और चौथे के बाद पांचवा। प्लानिंग हमारा होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और उन्हीं प्लान्स के अकॉर्डिंग अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग में हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, उन सभी को हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से बेस्ट मैनर में बिना किसी रिसोर्स को वेस्ट किए हुए यूज़ कर सक पाएँ और अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं उनको अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट इसमें आता है ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग। अब देखिए हमारी हमने जो भी अपनी रिसोर्सेज थी, जो भी एक्टिविटीज़ थी, उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया। अब हमें उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, सभी काम को करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और वो लोग आएंगे कहाँ से? वो आएंगे हमारे स्टाफिंग से। स्टाफिंग में बेसिकली हम करते हैं जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, उन पे हम लोगों को अपॉइंट करते हैं और उनके काम उनको बताते हैं और वो हर एक पर्सन अपने काम को, अपनी एक्टिविटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है और सभी लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। स्टाफिंग में हम बेसिकली सही इंसान को सही पोजीशन पे अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्टिंग में हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उन्हें एक डायरेक्शन देते हैं कि उन्हें किस तरीके से काम करना है और उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम कर सके और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके अपने लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि जो भी हमने काम किया, जो भी हमने अभी तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी परफॉर्म की, क्या वो हमने अपने जो भी प्लान्स बनाए थे उनके अकॉर्डिंग की या नहीं की, और जो हमारी एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया था अपने काम का, उस स्टैंडर्ड तक हमारा काम पहुंच पाया या नहीं,
कि हमारा जो एक्चुअल हमने काम किया वो स्टैंडर्ड को अचीव कर पाया या नहीं। अगर नहीं कर पाया तो उसका क्या रीज़न रहा है, क्या वजह रही है, और वो वजह ढूंढ के फिर उसको करेक्ट करना, ये काम हम करते हैं कंट्रोलिंग में। और ये सभी हमारे जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, इन्हें हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही परफॉर्म करना होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर में ही परफॉर्म करना होता है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, फिर हम डायरेक्टिंग करते हैं, और उसके बाद ही हम कंट्रोलिंग करते हैं। ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारा कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमारे सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लेवल्स हैं, उनके बीच में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। चलिए अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। कोऑर्डिनेशन की हमारी डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस, सिंक्रोनाइजेस एंड यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शन एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन एक हार्मनी बनाता है, एक सिंक बनाता है हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को बेटर एक्शन में हम परफॉर्म कर सकें, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उन्हें अचीव कर सकें। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मनी बनाता है, एक सिंक बनाता है हमारे और एम्प्लॉयज़ के बीच में, एक यूनिटी क्रिएट करता है, ताकि सभी एम्प्लॉयज़, सभी डिपार्टमेंट, सभी लेवल्स जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं या उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएँ, और उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए वो सब काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमारा पहला पॉइंट आता है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारा इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स में। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और वो सभी एम्प्लॉयज़ अपने ग्रुप एफर्ट से ही हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। तो ये हमारा इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और उन सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में एक यूनिटी बनाने का काम, एक हार्मनी बनाने का काम हमारा करता है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जो चलती रहती है और रुकती नहीं है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन हमारा सभी लेवल्स में, सभी डिपार्टमेंट में और सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेवल्स हैं, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सही तरीके से सब अपना अपना काम करें और हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उन्हें अचीव करने में हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह अवेलेबल होता है, जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन हमारा मैनेजमेंट में हर जगह अवेलेबल होता है, हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ती है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। इवन हमारी डेली लाइफ में भी हमें लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन की नीड बहुत इम्पॉर्टेंट नीड होती है, हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है वो करता है हमारा मैनेजर। जितने भी हमारे लेवल्स के होते हैं उसमें सब में मैनेजर्स अपने अपने होते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब में भी अपने अपने मैनेजर्स होते हैं। उन सभी के बीच में जो लिंक बनाता है वो बनाते हैं हमारे ये मैनेजर्स ही। जैसे कि एक सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट का परचेज डिपार्टमेंट से लिंक करने का काम करता है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का हेड और परचेज डिपार्टमेंट का हेड। उन दोनों डिपार्टमेंट की हेड्स की, उन दोनों डिपार्टमेंट की
मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही तरीके से लिंक बना सके अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, सही तरीके से कोऑर्डिनेशन बना सके अपनी एम्प्लॉयज़ के बीच में। नेक्स्ट फीचर हमारा आता है इसमें डेलिब्रेट फंक्शन। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन हमारा एक ऐसी प्रोसेस होती है या कहीं तो एक ऐसी चीज़ होती है जो आप तभी कर सकते हैं जब आप उसे चाहते हैं। कोई भी इंसान आपसे वो ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो ही आप कोऑर्डिनेशन करेंगे किसी के साथ। कोई आपके साथ ज़बरदस्ती करके वो नहीं करा सकता। इसीलिए कहते हैं कि एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है जो इंसान अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से ही परफॉर्म करता है। ये थे हमारे कोऑर्डिनेशन के फीचर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन की। नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारे क्या ज़रूरत होती है हमारे मैनेजमेंट को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की। अब देखिए, इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है ग्रोथ। अगर हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो साइज़ है, अगर वो ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जितनी भी बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उतने ही ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे और उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन सभी के बीच में एक लिंक बनाना, एक कोऑर्डिनेशन बनाना। और वहाँ ये कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में सही तरीके से लिंक बना रहे, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में लिंक बना रहे और सभी अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करें। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन से हमारा मतलब होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग डिवाइड होते हैं, अलग अलग उनमें डिफरेंसेस होते हैं और उन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में लिंक बनाने का काम, रिलेशनशिप बनाने का काम हमारा करता है कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स के बीच, सभी लेवल्स के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखे, एक लिंक बनाए रखे, ताकि इन्फॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स के बीच में, लेवल्स के बीच में सही तरीके से ट्रांसफ़र होती रहे और भी किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए हमारे किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में, किसी भी लेवल के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं या जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सब में हम एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं, एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं। और जब हमारे हर एक एक्टिविटी को करने के लिए स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं तो किसी को भी पसंद नहीं होता कि कोई भी किसी के काम में दखल अंदाज़ी करे। ऐसे में बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं उन सभी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के, और उन कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए या कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो पाए, इसमें हमारा हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे मैनेजमेंट में। तो इसीलिए हमें कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ती है हमारे मैनेजमेंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट अब आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्यों हमारा कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, आइए हम जानते हैं। पहला पॉइंट हमारा आता है इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन। हमारा जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो एक यूनिटी बनाता है, एक हार्मनी बनाता है, एक सिंक बनाता है हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि वो सब मिल के अपने ग्रुप एफर्ट्स के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव कर पाए। नेक्स्ट इसमें आता है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं, बहुत सारे लेवल्स डिवाइड होते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, और इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का काम करता है हमारा कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से अच्छे से लिंक कर पाएँ और अपने अपने काम सही तरीके से कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रूव्स रिलेशंस अमंग एम्प्लॉयज़। हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक हार्मनी बनाता है, एक यूनिटी बनाता है, जिससे हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के,
उनके बीच में अच्छे रिलेशंस क्रिएट होते हैं और सब मिलजुल कर ग्रुप एफर्ट्स के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है अचीव गोल्स। हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या जो भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्सनल गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने में उन्हें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में मोरल क्रिएट करने का काम करता है हमारा कोऑर्डिनेशन। हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक मोटिवेशन क्रिएट करता है, एक हार्मनी क्रिएट करता है, जिससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे मैनेजमेंट में। तो ये सभी टॉपिक्स थे जो हम अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ रिवाइज कर लिया है अपना नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें हमने पढ़ा मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके इम्पोर्टेंस, उसके नेचर और कोऑर्डिनेशन के बारे में भी। ये सब हम कवर कर चुके हैं अपना इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।